जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और हम आपके सामने लेकर आए हैं फिर से एक और जीके जीएस का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। और हमारे प्रैक्टिस सेट की खास बात आपको पता है, जितने भी एग्ज़ाम हैं जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये बार बार पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे और बेहतरीन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीएसआई का पूछा हुआ प्रश्न है। यूपीएसआई का पूछा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। सही कालक्रम बताना है युद्धों का बेटा। तो बताइए बेटा, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था बेटा 1576 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1576 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था तो इसको भी ध्यान रखना। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था बेटा, अकबर की सेना थी और कौन था साथ में? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, ये भी ध्यान रखिएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, ठीक है। किसके बीच में हुआ था तो बेटा ध्यान रखना, बाबर और राणा सांगा, है ना। बाबर और राणा सांगा, ध्यान रखिएगा। तराइन का दूसरा युद्ध बेटा, तराइन का दूसरा और पहला दोनों युद्ध एक तो पहला युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। और तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था बेटा? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान। किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। भाई महत्वपूर्ण है, सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए। ये जो सारंगपुर का युद्ध, हो सकता है बहुत से लोगों ने पहली बार सुना हो, तो ये बेटा बता दें, सारंगपुर का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1437 ईस्वी में। और किन किन के बीच में हुआ था ये सारंगपुर का युद्ध? यहाँ लिखते रहे। 1437 ईस्वी में हुआ था, ये हुआ था महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच में, है ना। महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले तराइन का युद्ध, फिर सारंगपुर का युद्ध, 4-3, और इन दोनों में 2-1, 4-3-2-1, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। देखिए अगला प्रश्न, देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है ना। मिलेंगे आपको ऐसे प्रश्न। बताइए, मौखरी शासकों की राजधानी थी, बताइए कौन सी थी? मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी बेटा? बताओ, कमेंट में बताओ कहाँ थी मौखरी शासकों की राजधानी? थानेश्वर, कन्नौज या फिरोजपुर? बताओ कहाँ थी? तो ये थी कन्नौज में। कहाँ थी? कन्नौज में। मौखरी शासकों ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया था? कन्नौज को बनाया था। ये मौखरी शासक गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, है ना। गुप्त वंश के बाद इन्होंने अपना शासन स्थापित किया, ध्यान देना, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिया था बेटा? बताओ, 100 ग्रामों की आय मतलब एक शासक था जिसने अपने 100 गांव में से जितनी भी आय अर्जित होती थी वो सारी आय दान में दे दी थी। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को, मतलब देता था। कौन सा था शासक वो? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन? बताइए बेटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपने राज्य के 100 गांव की आय नालंदा विश्वविद्यालय को दान स्वरूप दी थी बेटा। और बात अगर नालंदा विश्वविद्यालय की है तो इसका निर्माण किसने कराया था बेटा? कुमार गुप्त ने, है ना। और ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है अभी? ये है बेटा बिहार में। बिहार के नालंदा जिले के अंदर एक स्थान है बेटा, ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना, राजगीर, है ना।
राजगीर में है, ये भी ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का पहला सूफी संत कौन था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, न जाने कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का पहला सूफी संत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती था, हमीउद्दीन नागौरी था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था, या निजामुद्दीन औलिया था? बताइए बेटा, बताइए कमेंट में आप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बेटा? ऑप्शन ए, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। ये पहले भारत में पहले चिश्तिया संप्रदाय के सूफी संत थे, और ये आके कहाँ बसे थे भारत में? बेटा ये बसे थे अजमेर में, अजमेर में, है ना। अजमेर कहाँ? राजस्थान में, राजस्थान में, है ना। इन्होंने सूफी संप्रदाय की स्थापना की थी, और बेटा इनकी दरगाह बहुत पूछा जाता है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है बेटा? अजमेर में, अजमेर में ही इनकी दरगाह है। ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, पूछा जाता है कई बार परीक्षा में। आगे चलते हैं। सूची दी है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। बेटा यहाँ पे कुछ शहर दिए गए हैं और उनके संस्थापक दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी। तो बेटा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और इन्होंने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी, है ना। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, और ये आगरा के पास, किस जगह? आगरा के पास फतेहपुर सीकरी, मात्र आगरा से 36-30 किलोमीटर की दूरी पर है ना। जौनपुर सिटी की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, और इन्होंने अपने भाई फिरोज शाह तुगलक के बड़े भाई थे जौना खां, जिनका नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। उनका एक नाम जौना खां भी था, उनकी याद में की थी। बाकी बेटा आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर ने, है ना, सिकंदर लोदी ने। और बदायूं की जामा मस्जिद, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, बदायूं की जामा मस्जिद, है ना, किसने की थी? इल्तुतमिश ने। तो हमारा क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, है ना बेटा, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड ने, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था बेटा? कलकत्ता से, पटना से, इलाहाबाद से, या लखनऊ से? अच्छा प्रश्न है। उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था बेटा? ये हुआ था 1826 में, है ना। और इसके संपादक पूछे जाते हैं, संपादक कौन थे? इसके संपादक थे बेटा जुगल किशोर, जुगल किशोर, जुगल किशोर इसके संपादक थे। और जो ये पत्र था, ये साप्ताहिक पत्र था, और ये हर मंगलवार, एक बार परीक्षा में पूछा गया था, ये सप्ताह के कौन से दिन में, है ना, सप्ताह के कौन से दिन आता था? तो मंगलवार को आता था, इसको भी नोट कर लेना, एक बार पूछा जा चुका है। और कहाँ से? कोलकाता से, है ना, कोलकाता से। आगे चलते हैं। हिंडाल्को स्थापित है, बताइए कहाँ है हिंडाल्को? मोदी नगर में, रावर्ट्सगंज में, रेणुकूट में, या कोंढा में? बताइए उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पे है हिंडाल्को? हिंडाल्को है क्या? हिंडाल्को बेटा, हिंडाल्को के बारे में बताएं तो हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड, है ना, इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड के नाम से इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी बेटा? आदित्य बिरला समूह ने, आदित्य बिरला समूह द्वारा, है ना, आदित्य बिरला समूह द्वारा। फिर इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड से क्या कर दिया गया? हिंडाल्को। और ये वर्तमान में कहाँ पे है बेटा? रेणुकूट में, है ना। अब ये हिंडाल्को के नाम से कंपनी है, और ये रेणुकूट में है। और रेणुकूट कहाँ है? ये सोनभद्र में, सोनभद्र में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एल्युमिनियम की ये फैक्ट्री है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र परिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल? बेटा इसको क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट, इसको हॉट स्पॉट माना जाता है। बताना है कौन है इनमें से? पश्चिमी हिमालय, शिवालक, या पश्चिमी घाट, या पूर्वी घाट? बेटा भारत में हॉट स्पॉट हैं कितने? हॉट स्पॉट बेटा 4 हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से 4 हैं? एक तो है बेटा पश्चिमी घाट, है ना, पश्चिमी घाट। और दूसरा है बेटा पूर्वी हिमालय, है ना, पूर्वी हिमालय,
हिमालय, ये ध्यान रखना पूछा जाता है। और तीसरा है बेटा इंडो बर्मा क्षेत्र। बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र में कौन सा स्थान आता है? इंडो बर्मा क्षेत्र मतलब इंडो बर्मा किसका नाम था? म्यांमार का पुराना नाम। तो जो भारत और म्यांमार की सीमा से जो देश लगते हैं, यानी कि राज्य लगते हैं, कह सकते हैं जो पूर्व उत्तर के जो भी राज्य हैं वो इंडो बर्मा क्षेत्र में आते हैं और ये हॉट स्पॉट भी है। और चौथा है बेटा अंडमान और निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, ये हैं भारत में 4 हॉट स्पॉट। और उन 4 में से यहाँ पे कौन सा दिया है बेटा? पश्चिमी घाट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। चिपको नारा मतलब चिपको आंदोलन का ये नारा है। और नारा क्या है बेटा? नारा है पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। ये किसने गढ़ा था ये बताना है। चंडी प्रसाद भट्ट ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, या श्यामा प्रसाद बहुगुणा ने, या बचनी देवी ने? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? सुंदरलाल बहुगुणा। और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ठीक है। और चिपको आंदोलन कब हुआ था बेटा? 1973 ईस्वी में हुआ था उत्तराखंड से। उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में। और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो चिपको आंदोलन है ये किससे संबंधित है। तो ध्यान देना, ये वृक्षों की कटाई के विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया था, चिपको आंदोलन। और ये वन संरक्षण से है, वन संरक्षण, ठीक है, वन संरक्षण से संबंधित है ये आंदोलन। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है किसका? कपास का, तिलहन का, दालों का, या मक्का का? तो मध्य प्रदेश बेटा सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में क्या उत्पादन होता है? दालें, है ना, दालें सबसे ज़्यादा उत्पादित होती हैं। और एमपी भारत की कुल दलहन का अकेले कितना? 31% उत्पादन करता है। एमपी के बाद करता है बेटा राजस्थान। राजस्थान ये क्रम पूछा जाता है। और राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, है ना। ये दलहन उत्पादक 3 श्रेष्ठ राज्य हैं, शीर्ष राज्य हैं। एमपी 31%, महाराष्ट्र 12%, और सॉरी राजस्थान 12% और महाराष्ट्र 9%। ये है कुल दलहन का, ठीक है। और एक बात और, दलहन में एक विशेष फसल है बेटा जिसको हम कहते हैं सोयाबीन। सोयाबीन दलहनी फसल है, ध्यान देना, है ना। और सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम है कौन? प्रथम है बेटा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को बेटा सोया प्रदेश भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन बहुत ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं। सूची दी है, इसको मिलाना है, ठीक है। एक बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 होंगे सुमेलित, 1 नहीं होगा। प्रेरी, पंपा, स्टेपीज, बेल्ट, ये सब क्या है बेटा? ये घास के मैदान हैं। और ये कहाँ है वो बताना है हमको। तो प्रेरी, पंपास, स्टेपीज, बेल्ट, और एक और याद रखना, एक है पुष्टाज, और एक और कैंटावरी। जितने भी घास के मैदान हैं और उनसे अगर क्वेश्चन बनेगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। ये 6 घास के मैदान है, ध्यान रखिएगा। प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है, ये सही है। पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में है, ये भी सही है। और देश अगर पूछे तो पंपास कौन से देश में होगा? अर्जेंटीना में, ठीक है। स्टेपीज घास के मैदान यूरोप में है, ये भी सही है। बेल्ट ऑस्ट्रेलिया, नहीं बेटा ये गलत हो गया, बेल्ट ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। बेल्ट कहाँ है? बेल्ट है अफ्रीका में। बेल्ट कहाँ है? अफ्रीका में, है ना। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में भी एक महत्वपूर्ण घास का मैदान है जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, यहाँ पे है डाउन्स। कौन सा घास का मैदान है बेटा? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। बाकी पुष्टाज कहाँ है? इसको भी ध्यान रखिएगा, ये है हंगरी में। हंगरी में पुष्टाज है। और कैंटरबरी ये कहाँ है? ये है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड, ये बहुत पूछे जाते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वातावरण में क्लोरोफ्लोरो उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रथम प्रोटोकॉल, बेटा प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ
कहाँ बना था, बताइए कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल में, ओसाका, जनेवा या फ्लोरिडा में? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? मॉन्ट्रियल में। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से संबंधित प्रोटोकॉल है। ये अंतर्राष्ट्रीय एक संधि है जो सभी देशों ने मिलकर इसको किया, ये संधि की है। और ये संधि हुई थी बेटा 16 सितंबर, है ना, 16 सितंबर सन 1987 में, है ना। इसीलिए, और ये किससे संबंधित है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा किसको हानि पहुंचाती है? ओजोन परत को बेटा, ओजोन परत को। और ये संधि ओजोन परत के संरक्षण से है संबंधित। इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। ये भी ध्यान रखिएगा। और ये मॉन्ट्रियल कहाँ का शहर है बेटा? कनाडा का। कहाँ हुई थी ये संधि? कनाडा में। ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त जो हिंदू शब्द है बेटा, इनमें से बताना है निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता। बेटा जब अनुच्छेद 25 को हम ठीक से पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया है? धार्मिक स्वतंत्रता दी है। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो वहाँ एक शब्द मिलता है हमें हिंदू, और जो कि सिर्फ हिंदू तक सीमित नहीं है। हिंदू के अलावा ये और भी कई धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि ये बौद्ध धर्म का भी प्रतिनिधित्व करता है ना। ये किसका करता है? बौद्ध धर्म का, है ना, जैन का और सिख का, इनका भी प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पूछ रहा है किसका नहीं करता। तो देखते हैं बेटा, बौद्ध धर्म इसका करता है, जैन का करता है, सिख का करता है, यानी कि पारसी धर्म को मानने वालों का इसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें पारसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है जो हिंदू शब्द है बेटा, है ना। इन तीनों का करता है। इसको ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, हल्के में ना लेना इसको। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो बेटा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? अभी वर्तमान में मतदाता आयु कितनी है बेटा? 18 वर्ष। इससे पहले हुआ करती थी 21 वर्ष, है ना, 21 वर्ष हुआ करती थी। इसको घटा के कितना कर दिया गया अब? 18 वर्ष। और ये किस संविधान संशोधन से किया गया बेटा? तो ये किया गया 61वें संविधान संशोधन से। और ये 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1978 में। और इसके तहत क्या किया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। बाकी 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1976 ईस्वी में, है ना। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। और इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है बेटा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है पता है सबको? 70% से लेके 80% तक, है ना। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सोनभद्र जिले की सीमा स्पर्श करती है। तो बताइए बेटा, बताइए आप, सोनभद्र जिले की सीमा किसको स्पर्श करती है? कितने राज्यों को स्पर्श, कितने जिलों को? मतलब सोनभद्र जिला है, इसकी सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 2 राज्यों को, 3 राज्यों को, या 4 को, या 5 को? तो सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और ये बेटा 4 राज्यों को सीमा इसकी स्पर्श करती है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? देखिए, पहले तो है बिहार को करती है ना। झारखंड को स्पर्श करती है इसकी सीमा, और छत्तीसगढ़ को भी स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़ की, और मध्य प्रदेश। इन 4 राज्यों से किसकी सीमा स्पर्श करती है बेटा? सोनभद्र की, है ना। ये कई बार परीक्षा में ये भी पूछा गया। बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प, राजकीय पशु, है ना, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष। बताइए क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प? क्या है? टेसू, गुलाब, कमल या चंपा? बेटा राजकीय पुष्प है उत्तर प्रदेश का टेसू, जिसको हम क्या कहते हैं? पलाश भी कहते हैं ना, इसको पलाश भी कहा जाता है। और इसको 2011 में कब अपनाया गया था बेटा?
2011 में अपनाया गया था। बाकी राजकीय पशु क्या है? 12 सिंघा, है ना, 12 सिंघा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस है बेटा। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, ये भी ध्यान रखिएगा साथ में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, बताइए कोयला कहाँ पाया जाता है? विंध्याचल क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, या बुंदेलखंड क्षेत्र में, या इनमें से सभी? बताइए कहाँ पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में कोयला, बताइए। तो उत्तर प्रदेश में अगर कोयला की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोयला बेटा पाया जाता है सिंगरौली क्षेत्र में। हाँ, केवल सिंगरौली क्षेत्र, जो कि सोनभद्र, साथ में कौन? सोनभद्र, सोनभद्र में ही है ये सिंगरौली क्षेत्र, और सोनभद्र भी इसमें आता है बेटा, है ना, सोनभद्र, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ही है ये सिंगरौली क्षेत्र, ध्यान रखना, है ना। तो ये भी इसमें सही हो जाएगा, सोनभद्र सिंगरौली में कोयला पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कह रहे देश में, किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए, पाकिस्तान में है ना, भारत में है, बांग्लादेश में है, या इंडोनेशिया में? बताइए जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है ना। जनसंख्या की बात करें तो सबसे बड़ा इस्लामिक देश है वो कौन सा है बेटा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दुनिया भर से सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, है ना। इंडोनेशिया के बाद आता है पाकिस्तान यानी कि, और इसके बाद भारत। भारत में मुसलमान दुनिया में तीसरे स्थान पे आता है ना। मुसलमानों की संख्या भारत में तीसरे नंबर पे, टॉप 3 में है भारत, समझ रहे हैं। भारत में भी काफ़ी मोमनन रहते हैं, ठीक है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? इंडोनेशिया में। आगे चलते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, हम आपसे पूछ रहे हैं विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बताइए। दूसरी बताइए, दूसरी कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, एस भंडार नायके, अरुंधति रॉय, या एम लिंगसड़े? बताइए कौन थे, बताइए कौन थी इनमें से? तो इसमें से जो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ये थी एस भंडार नायके, और ये कहाँ की हैं बेटा? ये थी श्रीलंका की, श्रीलंका की। और ये कहाँ कब बनी थी? ये बनी थी 1960 में, प्रधानमंत्री बनी थी 1960 में, और जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन थी बेटा? इंदिरा गांधी। इसका भी ध्यान रखना, पहला तो सबको पता होगा लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। नींबूवंशी फल, नींबूवंशी फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बताइए। राष्ट्रीय नींबूवंशी फल, नींबूवंशी फल में कौन से फल आते हैं? खट्टे फल, जैसे कि संतरा है ना, मौसम्मी है, नींबू है। इनका अनुसंधान केंद्र पूछा है, कहाँ है बेटा? ईटानगर में, शिमला में, नागपुर में, या जूनागढ़ में? तो सही जवाब हमारा क्या होगा? नागपुर में। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए बताइए, पढ़िए आप और बताइए। मलेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? बताइए, पढ़ा है आपने? कितनी बार पढ़ा? सच बताना, कितने लोगों को पता है इसका जवाब? मलेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी बेटा? लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, या जीजाबाई, या चांद बीबी? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? अहिल्याबाई होलकर। और जो मलेश्वर है ये कहाँ है बेटा? इंदौर में, है ना, इंदौर के पास है बेटा, ये भी ध्यान रखिएगा। जो मलेश्वर है वो कहाँ है? इंदौर के पास, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, मराठा प्रमुखों की सूची दी है फर्स्ट, आगे उनकी शक्ति के अनुपूरक स्थान दिया है, मतलब जो मराठा प्रमुख हैं और वो कहाँ पे उनका शासन था ये दिया गया है। बताइए, पेशवा कहाँ थे? ग्वालियर, पूना, नागपुर, बड़ौदा, या इंदौर? तो बेटा पेशवा कहाँ थे? ये कहाँ थे? ये पूना में, है ना। पेशवा कहाँ हुआ करते थे? पुणे में हुआ करते थे। गायकवाड़ कहाँ हुआ करते थे? ये बड़ौदा में हुआ करते थे बेटा, ठीक है। सिंधिया अभी हम लोगों ने नहीं, सिंधिया तो हम लोगों को पता है, ग्वालियर में फेमस है ना, ग्वालियर की सिंधिया है जो, है ना, ग्वालियर में है, सिंधिया का साम्राज्य ग्वालियर में था। बाकी होलकर अभी पढ़ा है हम लोगों ने, कहाँ था? इंदौर में। और भोसले कहाँ थे? भोसले थे नागपुर में। तो पहले का दूसरा, बी का चौथा, और सी का पहला, यानी कि 2 4 1, 2 4 1, ऑप्शन फर्स्ट 2 4 1, डी का 5वां हो जाएगा, है ना, ठीक है। ई का तीसरा सही है।
फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट सही है हमारा। आगे चलती है, भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है बेटा, बताइए। सिंधु गंगा घाटी, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। ब्रह्मपुत्र घाटी या फिर कच्छकरण या दक्षिण का पठार। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कॉफ़ी उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बेटा, बस आप उसको ही ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में, इसके बाद केरल में, और केरल के बाद कहाँ होता है बेटा, तमिलनाडु में, ठीक है। तो और ये तीनों राज्य कहाँ है बेटा, ये हैं दक्षिणी पठार पे। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिण का पठार। आगे चलते हैं, अरब सागर के द्वीपों में किस भाग में मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है, बताइए। अरब सागर के किस भाग में जो द्वीप है मिनिकॉय, ये बताना है हम लोगों को। तो देखिए बेटा, ये दक्षिण भारत का हिस्सा है। आपने देखा होगा दक्षिण भारत में अपने जो लक्षद्वीप हैं कहाँ हैं, केरल के ठीक पश्चिम में, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, लक्षद्वीप। ये सब हैं कितने, कौन से, ये लक्षद्वीप हैं। इनके ठीक दक्षिण में आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे द्वीप मिलेंगे आपको, ये बहुत सारे द्वीप मिलेंगे। और इन द्वीपों को क्या कहा जाता है बेटा, इन द्वीपों को कहा जाता है मिनिकॉय द्वीप। क्या कहा जाता है बेटा, मिनिकॉय, ठीक है। ये जो लक्षद्वीप के दक्षिण में है ये मिनिकॉय द्वीप है। और इसके और दक्षिण में जाएंगे तो हिंद महासागर होगा, है ना। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में जो विशाल ये जल का क्षेत्र है, ये जो विशाल जल का क्षेत्र है बेटा, ये क्या कहलाता है, अरब सागर कहलाता है ना। तो अरब सागर का ये लास्ट यानी कि दक्षिण तक भाग है, ये कौन सा भाग है, ये दक्षिण का भाग है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिण। इसके और दक्षिण में जाएंगे तो हिंद महासागर हो जाएगा। तो हिंद महासागर में नहीं है, ये अरब सागर में है, इसलिए अरब सागर के दक्षिणी भाग में है, इसको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ से कई सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। 1000 झीलों का देश, 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है बेटा, फिनलैंड, लाओस, थाईलैंड या न्यूयॉर्क। तो इसका सही जवाब है हमारा फिनलैंड। लेकिन लाओस के बारे में भी ध्यान रखना, इसको 1000 हाथियों की भूमि कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना। लाओस को क्या कहा जाता है, 1000 हाथियों की भूमि। थाईलैंड को क्या कहा जाता है बेटा, सफेद हाथियों की भूमि, ध्यान रखना। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि, लाओस को 1000 हाथियों की भूमि। ये इनके उपनाम है ना, इन शहरों के और देशों के उपनाम है। न्यूयॉर्क ये अमेरिका का शहर है और इसका उपनाम क्या है, इसको कहते हैं एम्पायर सिटी, इसका ये उपनाम है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सुएज नहर, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न देखिए आप, कितने बेहतरीन प्रश्न है। ये ऐसे प्रश्न हैं कि आप इनको, अगर इन पे आप अपनी पकड़ बना लेते हैं तो कोई भी एग्जाम हो 70 से 80% कहीं नहीं गया, आपका सुरक्षित है ना पेपर, जीएस का पोर्शन, ठीक है। कह रहा है सुएज नहर किसको मिलाती है, बताइए। सुएज नहर, काला सागर, मरमरा सागर बेटा, काला सागर और मरमरा सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर या भूमध्य सागर, उत्तरी महासागर व बाल्टिक महासागर। आप देख रहे हैं ये प्रश्न और भी बेहतरीन हो गया। इसके सारे ऑप्शन कितने अच्छे हैं। देखिए पहला प्रश्न, काला सागर, मरमरा सागर, इसको एक जल संधि जोड़ती है जिसको हम कहते हैं बेटा बासबोरस जल संधि, ठीक है। काला सागर और मरमरा सागर को सुएज नहर जोड़ती है बेटा लाल सागर और भूमध्य सागर को, ये तो हमारा जवाब हो गया। बाकी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि ये बताइए कौन सी है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली संधि है जिसको हम कहते हैं बेटा जिब्राल्टर जल संधि, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि। बाकी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है या कौन सी नहर है, तो इसको हम कहते हैं बेटा कील
कील नहर। कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। ये चारों प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। काला सागर मरमरा सागर बासबोरस, लाल सागर भूमध्य सागर सुएज नहर जोड़ती है, और अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर को जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छे प्रश्न है। नॉर्वे का तट उदाहरण है, बताइए नॉर्वे का तट किसका उदाहरण है? कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अक्सर ही आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं या कोई भी पेपर आप देखना, 4-5 पेपर उठा के देखना, उसमें निश्चित ये प्रश्न मिल जाएगा आपको, कई बार पूछा गया है। तो देखिए हम बताते हैं आपको, नॉर्वे का तट उदाहरण है, जैसे ये बेटा ये है इस तरीके से, है ना, ये तट है, यहाँ पे है स्थल बेटा, स्थल है ना, और इधर ये अंदर तक पानी आया है, ये समुद्र का तट है। इस तरीके से काफ़ी अंदर तक पानी आ जाता है समुद्र का। ये पूरा विशाल ये है क्या है? समुद्र, है ना, समुद्र। तो नॉर्वे का तट ऐसे सीधा नहीं है जैसे बाकी देशों का होता है, इस तरीके से तट होता है, लेकिन इसका तट बहुत ही ज़्यादा अंदर तक कटा फटा है, मतलब बहुत अंदर तक है। ठीक है, इसी तट को, और इसी तट को क्या कहते हैं बेटा? फ्यूड, फ्यूड, फ्यूड तट कहते हैं, है ना, जो काफ़ी अंदर तक पानी आ जाता है, काफ़ी नहर की तरह ऐसे अंदर तक कैनाल सी बन जाती है ना। और इनके जो तट है ना, ऊपर एकदम खड़ी है ढलान, खड़ी ढलान है, ये पहाड़ पर्वत हैं, यहाँ पे क्या है? पहाड़ पर्वत हैं, ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत हैं, एकदम प्लेन तट नहीं है, एकदम खड़ा है, और ये अंदर तक आया है ऐसे नहरों की तरह, ऐसे काफ़ी अंदर तक, इसी को फ्योर्ड कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फ्योर्ड तट का उदाहरण है नॉर्वे का तट, ये सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है? बताइए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? हाइड्रोजन। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। बेगम समरू बहुत अच्छा प्रश्न है। बेगम समरू के बारे में सच बताना, आप में से कितने लोग जानते हैं बेगम समरू? इनकी एक कहानी है। क्या था कि अंग्रेजों के टाइम पे बेगम समरू ने एक ब्रिटिश यूरोपीय सैन्य अधिकारी था, उससे विवाह किया, है ना, उससे विवाह किया। उस सैन्य अधिकारी को बंगाल के नवाब ने कुछ जागीर दी थी। कहाँ पे? सरधना में जागीर दी थी। यूपी में ही पड़ता है ये, यूपी में सरधना में उसको जागीर मिली थी, वो वहाँ शासन करता था। फिर उसने विवाह किया बेगम समरू से, है ना, ये भारतीय महिला है। और फिर उनकी जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था, उसकी मृत्यु के बाद ये बेगम समरू यहाँ पे शासन की हैं, है ना, गद्दी पर बैठी। इन्होंने उस टाइम एक बहुत प्रचलित जो अभी है, एक चर्च का निर्माण कराया था। कहाँ पे? सरधना में ही। वो चर्च का निर्माण कहाँ पे कराया था? सरधना में। बहुत प्रसिद्ध है ना, बहुत फेमस है। ये पूछा जाता है कई बार परीक्षा में कि जो बेगम समरू हैं, उन्होंने चर्च का निर्माण कहाँ कराया, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं सरधना में चर्च का निर्माण किसने कराया? तो बेगम समरू ने। ठीक है, चलिए, ये था हमारा आज का सेशन। काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। अगर आपने पूरी क्लास नहीं देखी या देखी हो तो आप खुद बताएंगे कि एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी क्लास में अच्छे प्रश्न होते हैं, किसी के में नहीं होते हैं। अधिकतर पूरी क्लास में 2 से 4 प्रश्न होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी हम प्रश्न लेके आए थे, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न हम आपके लिए छांट के लाए हैं। ये 30 क्वेश्चन, कम से कम 150 क्वेश्चन में से निकाले गए हैं। तो आप समझिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। ठीक है, चलिए, बाकी मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।